नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र कुमार, एग्रीकल्चर वोकेशनल टीचर G+S पट्टी अफगान से। तो आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रा मैनेजमेंट इन राइस, धान के भूसे का या पराली का प्रबंधन एवं उसका उपयोग। तो आज हम बात करते हैं कि धान की पराली का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं एवं उसका उपयोग किस तरीके से करें, क्योंकि किसानों के सामने पराली एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। तो हम बात करते हैं धान के प्रबंधन के बारे में। धान विश्व की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है, जो कि 2.7 बिलियन लोगों का मुख्य भोजन है। धान की खेती विश्व में लगभग 165 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जिससे 730 मिलियन टन धान का उत्पादन होता है एवं सालाना लगभग 2000 मीट्रिक टन धान के भूसे या पराली का उत्पादन होता है। इसी तरह भारत में धान की खेती लगभग 43 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जिससे लगभग 96 मीट्रिक टन चावल और लगभग 250 मीट्रिक टन पराली या भूसे का उत्पादन होता है। इस पराली को किसानों द्वारा या तो जला दिया जाता है या खेतों में ही मिला दिया जाता है, या इस पराली को पशुओं के भोजन या फीड स्टॉक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइस स्ट्रा की, धान की पराली का रासायनिक संगठन। तो आइए बात करते हैं हम कि स्ट्रा या भूसा क्या है। धान की कटाई से उत्पादित एक उप उत्पाद है, या यूँ कह सकते हैं हम कि धान की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को स्ट्रा या भूसा कहते हैं। धान के स्ट्रा या भूसे की पैदावार कटाई, धान की किस्म, कटाई के समय और ऊंचाई पर निर्भर करती है। धान की मैनुअल या यांत्रिक थ्रेशिंग द्वारा पौधों से अनाज को अलग करने के बाद पराली से प्राप्त किया जाता है। यह एक लिग्नोसेलुलोसिक पदार्थ है, जिसमें लिग्निन, सेल्यूलोज और हेमिसोल्यूलोज शामिल है। तो यहाँ पर हमने जाना कि भूसा क्या है और हमें कैसे प्राप्त होता है। तो आगे बात करते हैं धान की भूसी के रासायनिक विशेषताएं क्या हैं। तो आइए जानते हैं धान की भूसी की रासायनिक विशेषताओं के बारे में। 1 घन मीटर असंपीड़ित चावल के भूसे का वजन लगभग 70 से 80 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है तथा नमी 15 से 18% होती है। धान से अनाज को अलग करके चावल की भूसी प्राप्त की जाती है। चावल की भूसी में उच्च सिलिका की मात्रा होती है, जो प्रसंस्करण मशीनों में बाधा उत्पन्न करती है तथा पशुओं के पाचन क्षमता को बाधित करती है। तो रासायनिक संगठन में हमने जाना कि 1 घन मीटर असंपीड़ित चावल की या धान की भूसी का वेट 70 से 80 किलोग्राम मीटर घन होता है तथा नमी 15 से 18% होती है। इस भूसी में सिलिका की उच्च मात्रा होने के कारण यह पशुओं के पाचन को बाधित करती है। तो इसी तरह हम आगे जानते हैं कि धान के भूसे के रासायनिक गुण क्या क्या है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि धान की भूसी में कौन सा पोषक तत्व कितने % होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 33 से 38% होती है तथा हाइड्रोजन 4.0 से 5.0% होता है। नाइट्रोजन 1.18 से 1.71% होती है। सल्फर 0.16 से 0.87% होती है। क्लोरीन 0.12 से 0.32% होती है तथा एस या राख 20.2 से 29.1% होती है। तो कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि धान की भूसी में कार्बन की मात्रा कितनी होती है या नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो इस टेबल के माध्यम से हम यहाँ पर समझ लेंगे कि धान की भूसी में किस तत्व की कितनी मात्रा होती है, जो हमें कोई भी कंपटीशन एग्जामों में
हमारी मदद करेगी। आइए आगे जानते हैं CN रेशियो ऑफ राइस एस्ट्रा, धान के भूसे का CN अनुपात। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि CN अनुपात क्या होता है। CN रेशियो को कार्बन और नाइट्रोजन के प्रतिशत अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ हमने जाना कि CN रेशियो को कार्बन और नाइट्रोजन के प्रतिशत अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे जानते हैं कि कटे हुए धान के भूसे का CN अनुपात 60 से 80 अनुपात 1 होता है, क्योंकि धान की भूसी में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज तथा लिग्निन कोटिंग्स से बंधे होते हैं। इन्हीं के कारण इसको डिकम्पोज या विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब चावल के भूसे या एक्स्ट्रा को भूमि में मिलाते हैं तो इसके अपघटन में अधिक समय लगता है और नाइट्रोजन के इमोबिलाइजेशन या शिथिलीकरण का कारण बन सकता है। तो इन्हें हम धान की भूसी के घटक भी बोलते हैं। तो यह घटक है लिग्निन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। तो इन्हीं घटकों के कारण धान की भूसी जल्दी से डिकम्पोज नहीं होती है। आइए आगे जानते हैं। तो इससे फसल खराब होती है और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इसलिए किसान इसे खेत में ही जलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यह आसानी से डिकम्पोज नहीं होती है तो किसानों के पास इसे जलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो किसान इसे जलाने की सोचता है। आगे जानते हैं कि एक स्वस्थ और समृद्ध मिट्टी का CN अनुपात 10 से 25 अनुपात 1 होता है। CN रेशियो 10 से 25 अनुपात 1 होता है। आइए आगे जानते हैं मेथड ऑफ राइस स्ट्रा मैनेजमेंट। तो धान की पराली के प्रबंधन के कौन कौन से तरीके हैं, तो इन्हें हम समझेंगे। तो पहला तरीका है वर्निंग, या इसे आग लगाना कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसे जलाना। जलाने से पराली का आसानी से प्रबंधन किया जा सकता है। तो धान की पराली को हम जलाकर आसानी से इसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। इससे कई प्रकार के खरपतवार, कीट और बीमारियों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है, परंतु जलाने के कई नुकसान भी हैं। जैसे पराली को जलाने से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। दूसरा पॉइंट है कार्बनिक पदार्थों की कमी आती है। तीसरा पॉइंट है मित्र कीटों को भी नुकसान पहुंचता है। अगला पॉइंट है वातावरण को कई प्रकार की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि नुकसान पहुंचाती हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। अगला पॉइंट है धान की पराली को जलाने से एरोसोल पदार्थ हवा में मिल जाते हैं, जो कि वातावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो पराली को जलाने से कई हानियां हैं, तो यह एक सही उपयोग मैनेजमेंट या उपयोग नहीं है। तो इसको हम जब कोई तरीका नहीं मिले तब इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाभ कम और नुकसान ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हम इस तरीके को ना अपनाकर और तरीकों को अपनाएंगे। आगे दूसरा मेथड है यूज़ ऑफ मैन्योर, या खाद के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। धान की पराली को मिट्टी में मिलाकर इसको खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु किसानों के पास संसाधनों की कमी और पराली का ज़्यादा CN रेशियो होने के कारण इसका विघटन या डिकम्पोजन धीरे धीरे होता है, जिससे धान की कटाई के बाद अगली फसल की बुआई के बीच कम समय रहता है। इसलिए 3 से 4 हफ्तों में एक्स्ट्रा का डिकम्पोजिशन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, तथा कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे कई माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोजिशन को तेज करते हैं।
ट्राइकोडर्मा डिकम्पोजिशन की क्रिया को बढ़ावा देता है तथा डिकम्पोजिशन को फास्ट करता है, जिससे पराली का जल्दी से अपघटन हो जाता है। और एक मशीन का आविष्कार किया है जो पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है और इसके ऊपर ट्राइकोडर्मा के घोल का छिड़काव करके डिकम्पोजिशन की क्रिया को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। धान की पराली को मशरूम उत्पादन में भी प्रयोग करते हैं तथा पशुओं के आवास के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे जानते हैं राइस स्ट्रा वेलिंग के बारे में। धान की पराली को गोलाकार बंडलों के रूप में भी बनाया जा सकता है। इस मशीन को वेलर मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इस मशीन की सहायता से पराली को छोटे छोटे बंडलों के रूप में बांध दिया जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है। या इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब हम पराली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो इससे हमें खुला ले जाने में परेशानी ज़्यादा आती है, इसलिए हम व्हीलिंग मशीन के द्वारा इनको छोटे छोटे बंडलों में बांधकर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो व्हीलिंग द्वारा ले जाने में हमें आसानी होती है। आगे जानते हैं कंपोस्ट मेकिंग, या इसको हम धान की पराली को किस प्रकार से हम कंपोस्ट मेकिंग में उपयोग करें। कंपोस्ट बनाने में खेती के कार्बनिक अवशेषों को प्रयोग में लाया जाता है। कंपोस्ट का खेत में प्रयोग करने से फसल की पैदावार बढ़ती है और इसका मिट्टी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। कंपोस्ट बनाने के कई तरीके हैं जो आगे बताए जाएंगे। तो आगे हम जानते हैं कि कंपोस्ट बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला तरीका है यूज़ ऑफ इनोकुलम। तो इनोकुलम का उपयोग करके हम किस तरह से धान की पराली को कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए धान की पराली को 0.1% यूरिया के घोल में डुबोकर और उसके बाद पराली में नमी की मात्रा 60% तक बनाए रखें। तो यहाँ हम समझते हैं कि धान की पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इस पर 0.1% यूरिया के घोल का छिड़काव करते हैं तथा इसमें 60% तक नमी बनाए रखना है, जिससे पराली जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। तो इसीलिए हम इनोकुलम का इस्तेमाल करते हैं। आगे जानते हैं इस पराली में बायोगैस प्लांट की सेलरी और लेग्यूमिनस फैमिली की फसलों को मिक्स करके इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर तक एक लेयर बना सकते हैं। इसके बाद सूक्ष्म जीवों के घोल को इसके ऊपर डाल दें, जिससे अपघटन की प्रक्रिया और भी तेज हो जाए। यह प्रक्रिया तब करें जब गड्ढा पूर्ण रूप से भर ना जाए। गड्ढे के भरने पर इसको प्लास्टिक शीट से ढक देते हैं और 2-3 सप्ताह बाद प्लास्टिक शीट को ऊपर उठाकर मिश्रण को पलट दें, जिससे वायु और तापमान का उपयुक्त स्तर बना रहे। तो यहाँ पर जो भी हमने गड्ढे में मटेरियल भरा है उसको 2-3 सप्ताह बाद प्लास्टिक शीट हटाकर पलट दें, जिससे वायु और तापमान का उपयुक्त स्तर बना रहे। मिश्रण को न पलटने पर गड्ढे का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तापमान पर सूक्ष्मजीव निष्क्रिय होकर मर जाते हैं। अगर हम इस मिश्रण को 2-3 सप्ताह बाद अगर नहीं पलटते हैं तो गड्ढे का तापमान बढ़ता जाता है, जिससे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। तो इससे डिकम्पोजिशन की जो भी स्थिति होती है वह धीमी हो जाएगी। तो हमें उपयुक्त समय पर इसे पलटते रहना चाहिए, जिससे डिकम्पोजिशन की क्रिया और गड्ढे का तापमान मेंटेन बना रहे। आगे जानते हैं एक अच्छी कंपोस्ट में CN रेशियो 20 से 30% होता है। आगे जानते हैं यूज़ ऑफ अर्थवर्म कि धान की पराली का अर्थवर्म या केचुआ की खाद बनाने में किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अर्थवर्म में हम
किस प्रकार से धान की पराली का उपयोग करते हैं। केंचुओं के द्वारा तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। इस तकनीकी के द्वारा एनिमल वेस्टेज, क्रॉप रिड्यूस एंड अदर फार्मिंग वेस्टेज को रिसाइकिल करके खाद के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्टिंग के पुराने तरीके से खाद बनाने के लिए 6 से 8 महीने का समय लगता है। तो यहाँ हम समझते हैं कि जो वर्मी कंपोस्टिंग की पुरानी विधि है उससे खाद तैयार होने में अधिक समय लगता है। तो इसीलिए हमें नई विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कम समय में खाद जल्दी से तैयार हो जाए। आगे जानते हैं हम, पराली में नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा कम होती है, इसलिए उसमें वायु संचार एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण और अन्य मिश्रण को समय समय पर पलटते रहना चाहिए। तो जो केंचुआ खाद है उसमें आमतौर पर हम किस प्रकार के केंचुए का उपयोग करते हैं और कौन सा केंचुआ अच्छी एवं उच्च क्वालिटी की खाद देता है। तो इशिनिया फोर्टिडा एक केंचुए की प्रजाति है जो कि केंचुए की खाद बनाने में अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इस केंचुए के द्वारा वर्मी कंपोस्ट या केंचुए की खाद तैयार करते हैं। एशिनिया फोर्टिडा को लाल केंचुए के रूप में भी जाना जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए फ्रेश काउडंग स्लरी को सूखी और पराली के गड्ढों में डाल दें। इसके तुरंत बाद CAN और SSP के मिश्रण को मिला दें। यहाँ पे हम समझते हैं कि CAA क्या है और SSP क्या है। तो CAA को बोलते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और SSP होता है सिंगल सुपर फास्फेट। तो इन दोनों के मिश्रण को मिला दें जिससे उर्वरक या जो भी हम खाद बना रहे हैं वो और भी अच्छी क्वालिटी का तैयार हो। तो इन उर्वरकों को मिलाने के बाद मिश्रण में पानी मिला दें ताकि नमी की मात्रा 40 से 50% तक बनी रहे। डिकम्पोजिशन के कुछ दिन बाद लाल केंचुए को पिट या क्यारी में छोड़ दें। पिट्स में केंचुओं की संख्या प्रति घन मीटर 200 अडल्ट होनी चाहिए जो कि एक सही मानी जाती है। इसके बाद पिट्स को ढक दें और उपयुक्त नमी और तापमान बनाए रखें। ढकने से केंचुए पिट्स के अंदर रहेंगे और बाहर से कोई शिकारी पिट्स में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 10 हफ्ते में वर्मी कंपोस्ट बन जाएगी। अब आगे जानते हैं यूज ऑफ राइस एक्स्ट्रा की धान की पराली के क्या क्या उपयोग हैं। राइस एक्स्ट्रा फॉर पेपर मेकिंग। तो राइस एक्स्ट्रा का या धान की भूसी का हम पेपर मेकिंग में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। धान की पराली में लिग्निन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होता है। इसके प्रयोग से कागज़ बनाने के इसका उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर धान की पराली को किस प्रकार से पेपर बनाने में उपयोग करते हैं। तो धान की भूसी में लिग्निन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज मटेरियल होने के कारण इसको हम पेपर या कागज़ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तथा वुड पल्प से राइस एक्स्ट्रा में लिग्निन की मात्रा कम होती है, इसलिए NaOH या सोडा का प्रयोग करके राइस एक्स्ट्रा से पेपर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे जानते हैं बायोमास टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो बायोमास या से हम किस तरीके से एनर्जी बनाते हैं या उत्पन्न करते हैं। पैडी एक्स्ट्रा का उपयोग एनर्जी बनाने के लिए किया जा सकता है।
अकेले या अन्य बायोमास जिनमें मीथेन गैस को पैदा करने की शक्ति होती है। तो यह हम समझते हैं केवल उन्हीं से या उन्हीं को बायोमास एनर्जी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है जो मीथेन गैस को उत्पन्न करती हों। आगे जानते हैं, राइस स्ट्रा में इसको मिक्स कर देते हैं। पैडी स्ट्रा को ईंट भट्टों में भी प्रयोग किया जाता है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो पैडी स्ट्रा को 100% एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है। तो ये अन्य राज्यों के लिए एक संदेश है कि हम भी पैडी या धान की पराली को पंजाब गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसी तरह हम अन्य राज्यों में भी इस तरह की पॉलिसी बनाएं जिससे हम धान की पराली की जो समस्या है उसको दूर कर सकें। आइए आगे जानते हैं, पैडी स्ट्रा एज ए पैकिंग मटेरियल। तो पैडी स्ट्रा को हम किस तरीके से पैकिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आगे जानते हैं, पैडी स्ट्रा का प्रयोग हम पैकिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम थर्माकोल, प्लास्टिक आदि की जगह पर कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम थर्माकोल या प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर पैडी स्ट्रा के बने जो भी कागज़ या जो भी उपयोग होते हैं तो वहाँ पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। पैडी स्ट्रा में सिलिकॉन की उच्च मात्रा और न टूटने की विशेषता पैडी स्ट्रा को पैकिंग मटेरियल के रूप में उपयुक्त बनाती है। तो पैडी स्ट्रा में उच्च सिलिका की मात्रा इसे टूटने से बचाती है। आइए आगे जानते हैं, पैडी स्ट्रा से हम मैट और खाने की पैकिंग आदि सामग्रियों को पैकिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है पैडी स्ट्रा फॉर मशरूम कल्टीवेशन। तो पैडी स्ट्रा को हम मशरूम कल्टीवेशन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मशरूम उत्पादन के लिए धान की भूसी का प्रयोग किया जाता है। पैडी स्ट्रा मशरूम उत्पादन पैडी स्ट्रा का उपयोग मशरूम उत्पादन में भी किया जाता है क्योंकि मशरूम उत्पादन के लिए धान की भूसी की आवश्यकता होती है जिसको मशरूम कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मशरूम दुनिया भर में है क्योंकि यह खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। इसका उत्पादन गर्मियों में किया जाता है तथा ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन सर्दियों में किया जाता है। आगे जानते हैं, रोप मेकिंग या रस्सी बनाने में। तो धान की पराली को हम रस्सी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।